देखो मोशन, एक्चुअली में अगर मोशन की बात करें तो मोशन होता क्या है। जनरल लाइफ में भी तुम लोग सुने होंगे कि जैसे अभी फैन है, फैन अभी चल रहा है तो बोलते हैं फैन जो है मोशन में है। एक पत्थर को फेंक दिए तो पत्थर फेंकते तो बोलते हैं पत्थर जो मोशन में है। ट्रेन का मोशन में है, बच्चा जो है मोशन में है। तो मोशन और एक दूसरा होता है उसी से रिलेटेड रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर में फिलहाल तुमको रेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है मोशन के बारे में, इसीलिए हम सिर्फ मोशन लिखे। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मोशन का और रेस्ट की बात अगर नहीं करें तो फिर आपका इनकम्प्लीट वर्ड हो जाएगा। तो पहले हम लोग रेस्ट और मोशन दोनों के बारे में समझते हैं कि आखिर रेस्ट और मोशन होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप रेस्ट और मोशन की बात कीजिए तो इट्स अ पोजीशन, कि आपका जो स्टेट, एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट का वो स्टेट होता है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, वो आपका पोजीशन स्टेट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग इस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और अगर तुम हमको वॉच कर रहे हो, तो अगर तुम हमको वॉच कर रहे हो, हम तुमको वॉच कर रहे हैं, तो आई थिंक कि तुम सभी जो हो अभी रेस्ट में हो, है ना। लेकिन अगर तुमको कोई बाहर से, इस अर्थ के बाहर से कोई वॉच करे, ये मान लीजिए ऊपर में रूफ नहीं हो, ये छत खुला हुआ हो, तो अगर कोई ऊपर से तुमको वॉच करेगा तो तुमको वो देखेगा तो तुमको क्या बोलेगा कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो? मोशन में हो, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये मेरा मून है, तुम यहां बैठे हुए और हम यहां बैठे हुए, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी हम दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई मून से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा तो चूंकि ये अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके अर्थ के मोशन के साथ हम भी तो मोशन में है ना। तो मून पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हुए नजर आएंगे। एट द सेम टाइम अगर ये ए जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ये बी जो है ए को कहेगा कि रेस्ट में है, तो मून पे बैठा हुआ कोई एक लड़का सी इसी ए को कहेगा कि मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन जो होता है इसको बताना थोड़ा सा आसान नहीं है, जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। रेस्ट और मोशन को बताने के लिए आपको बताना होगा कि आप जो रेस्ट या मोशन बता रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट, किसके रेफरेंस से बता रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई कोई ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट में भी होता है और उसी समय वो मोशन होता है किसी दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये मेरा एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है। ट्रेन पे यहाँ पे पैसेंजर सीट पे यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, दो। ट्रेन ऐसे चल रहा है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्या बोलेंगे कि दोनों रेस्ट में कि दोनों मोशन में? दोनों एक दूसरे को लगेगा कि बोथ आर इन द रेस्ट, एक दूसरे के लिए वो दोनों रेस्ट में है। लगेगा कि हम लोग आराम से बैठे हुए। बाहर खड़ा कोई आदमी एकदम खड़ा है, ये चुपचाप खड़ा है बेचारा, ये इन दोनों को देख रहा है। इसके लिए ये दोनों क्या है, रेस्ट में कि मोशन में? मोशन में। तो इसके लिए ये दोनों जो है वो मोशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। ये खुद में रेस्ट में है, लेकिन जब ये लोग इसको देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। किसी से हम रिलेट करते हैं तब पता चलता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में। तो एक ही टाइम एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में है तो थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट एंड मोशन, तो मोशन हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मोशन होता क्या या मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोशन को हम लोग डिफाइन करने का होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करे, व्हेन ऑब्जेक्ट
change their position with respect of time, then it's called motion, कि वो motion में है। फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि ये एक रोड है, रोड पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है एट 8 AM, 8 बजे। हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो लड़का है ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। 8:05 हुआ, ये यहां चला है। 8:10 हुआ, ये यहां चला है। फिर 8:15 में यहां आया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस ऑब्जर्वर से इस लड़के का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। तो अभी इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो लड़का है ये मोशन में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। अब हम दूसरा लेते हैं। यहां पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और यहां पे एक टीचर है जो क्लास ले रहे हैं। क्लास ले स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 9 बजे। 9 बजे ये लड़का और ये टीचर दोनों के बीच का जो पोजीशन था कुछ इतना ही था। टाइम बढ़ना शुरू हुआ, 9 से 9:10 हो गया। क्या इस स्टूडेंट का पोजीशन चेंज हुआ? 9:15 हुआ, 9:20, 9:25, 9:30, 10 बज गया। टाइम तो बढ़ता गया लेकिन इस टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो पोजीशन था वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो तो हम कहेंगे कि यहां पे ये जो है वो रेस्ट में है। तो ये स्टूडेंट जो है वो रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? तो टीचर के रिस्पेक्ट में, कि टीचर के रिस्पेक्ट में ये स्टूडेंट जो है वो रेस्ट में है। और यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो बॉय है वो मोशन में है, क्योंकि यहाँ पे पहले कंडीशन में ये जो लड़का है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो ये मोशन में है, रेस्ट में है, ये मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन जो होता है रिलेटिव होता है। रेस्ट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कांट चेंज their position with respect of time, with respect of time, कि ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे, तो अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करेगा तो वो रेस्ट में है। और अगर वो चेंज करेगा पोजीशन, ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन चेंज किया तो इसका मतलब ये मोशन में, ये मोशन और ये रेस्ट। ठीक है, डिफाइन कर लोगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर क्या क्या होगा? तो अगर हम यहां से मोशन में है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हम कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहां पे हम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले हम लोग बिफोर हम लोग स्टडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में समझ लेंगे। ये मिटा देना। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है
तो एक्चुअली में वो सारा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मास, आपके मास को हम मेजर कर सकते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को मेजर कर सकते हैं तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड को मेजर कर सकते हैं तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ऑल दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम, किसी रूम का वॉल्यूम को तुम मेजर कर सकते हो तो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब सिर्फ हम बोले हवा, एयर, एयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एयर को क्या हम मेजर कर सकते हैं? एयर का वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, एयर का मास को मेजर कर सकते हैं। एयर क्या है? एयर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। एयर का वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, एयर का मास फिजिकल क्वांटिटी, बट सिर्फ एयर इट नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग, आप जो फीलिंग होता है आपके अंदर का, फीलिंग को क्या मेजर कर सकते हो तुम? तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सैडनेस, सैडनेस को क्या मेजर कर सकते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो सारा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी आपका दो तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है ना? स्केलर और वेक्टर। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर में हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर की अगर बात करोगे, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है ना? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। अब ये मैग्नीट्यूड कहां से आ गया? मैग्नीट्यूड देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो दो चीज आपको यूज करना पड़ता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। जैसे अगर आपको मास, मार्केट गए, मम्मी बोली जाओ मार्केट जाओ, मार्केट से सब्जी लेकर आओ, तो मार्केट से सब्जी लेकर आओ, कोई भी सब्जी, ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं? आप पूछते हैं मम्मी से कितना सब्जी लाना है, तो आपको क्या बोलती है? बोलती है 5 kg, 5 kg। ये जो 5 हुआ ये मैग्नीट्यूड हुआ, और ये जो केजी हुआ ये यूनिट हुआ। आपको मम्मी जो है सब्जी का मास बता दी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और उसमें दो चीज बताई, एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताए, दूसरा उसका यूनिट बताए। जब तक आप उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और यूनिट आपको पता नहीं हो तब तक आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। मम्मी आपको सिर्फ इसमें से एक बोल दी, जाओ 10 लेकर आओ, 10 एप्पल लेकर आओ। 10 एप्पल बोली तो आपके पास में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। 10 एप्पल का मतलब क्या? 10 केजी, 10 ग्राम या 10 पीस। पीस भी तो नहीं लगाइए ना बीच में, पीछे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको तब मिलता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका यूनिट हमको पता हो। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है। तो स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिए कि ये एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे वेक्टर के केस में, तो इधर को आपको नेगेटिव मानना होगा। इधर को अगर तुम पॉजिटिव मानोगे, इधर आपको नेगेटिव मानना होगा। लेकिन अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो आप कहीं भी जाइए, इधर 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 इधर, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब का सब पॉजिटिव ही होगा, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और अगर आपके पास बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हो और उसको अगर ऐड करना हो तो आप इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं, एडिंग बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। यहां पर लिख देते हैं एडिंग बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। ठीक है ना, और इसको तुमको ऐड करना होगा, तो फिर सिंपल तरीके से हम ऐड इसको नहीं कर सकते हैं। एडिंग बाय वेक्टर रूल, जो वेक्टर का रूल है उसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करोगे। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिंपल सा है। मान लो तुमको सब्जी लाने जाना है, पहले कुछ क्वांटिटी पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है, फिर हम लोग एडिशन का बात करते हैं। तो जैसे स्केलर में आपका बात करेंगे तो स्केलर में आ गया आपका वर्क, मास, टाइम, अभी आगे चलेंगे तो और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग मास, टाइम, लेंथ इन सब के बारे में बात करते हैं। वेक्टर के बारे में बात करते, इसमें एक कॉमन सा है फोर्स, ठीक है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मास की बात करते हैं। मामी बोले 5 केजी एप्पल और 5 केजी पोटैटो लेकर आओ। 5 केजी एप्पल और 5 केजी पोटैटो, मतलब कितना केजी हो गया? 10। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि 5 किलो एप्पल और 5 किलो पोटैटो, तो हो सकता है इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, सिंपल 5 और 5 10 केजी हो गया। 2 किलो टमाटर तो 12 किलो हो गया, 2 किलो भिंडी तो 14 किलो हो गया। जितना भी होगा मास उसको आप सिंपल सबको जोड़ते चलेंगे, और आपके पास उसके कोई और डायरेक्शन को जरूरत नहीं है। आप मम्मी से नहीं बोलते हैं कि पोटैटो का क्या डायरेक्शन है ये बताइए, बनाना का क्या डायरेक्शन ये बताइए, नहीं, मास में आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल ऐड करोगे। लेकिन अगर हम बोले कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर में मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर में 2 फोर्स काम कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर में 2 फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन का 2 फोर्स काम कर रहा है, और दोनों फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का। बताइए तो इसमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में 2 फोर्स काम कर रहा है, एंड दोनों फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो बताइए तो रिजल्टेंट कितना होगा? इसके ऊपर में टोटल कितना फोर्स लगेगा? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर 20 होगा कि 10 होगा कि 0 होगा कि 5 होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं आप बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपका नहीं दिया हुआ। हम इसमें डायरेक्शन अलग अलग तरीके से लगाएंगे और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, अब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आपसे रिजल्टेंट पूछ दिया, आप कुछ नहीं बता सकते। आप कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा कि सर 0 होगा, हम कहेंगे नहीं, फोर्स जो था एक्चुअली में ऐसे लग रहा था 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो मिल करके कितना हो गया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 20 न्यूटन। जो लोग 0 सोच रहे थे वो गलत हो गए,
कुछ लोग 20 से सोच लिया होगा कि नहीं सर 20 न्यूटन होगा, हम 20 से सोचे थे, तो हम बोले नहीं, तब तो ऐसे था, इधर 10 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, इधर को अगर हम प्लस लेंगे, इधर को क्या लेंगे, फिर दोनों मिलकर कितना हो गया 0 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आपका हो गया 0। कैसा हम 0 भी सोचे थे, हम बोले तब ऐसा नहीं है भाई, हम एक्चुअली में क्या था ना, गलत बता दिया आपको, एक्चुअली में जो फोर्स लग रहा था कुछ ऐसे लग रहा था, ये ऑब्जेक्ट है 10 न्यूटन इधर लग रहा था और 10 न्यूटन इधर लग रहा था, 10 न्यूटन। अब अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा 10√2 न्यूटन। मतलब कि जैसे ही हम इसका डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो अलग अलग हो रहा है, यहां पर डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, तो मैग्नीट्यूड भी सब जगह का अलग अलग है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, देखो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और उसको जोड़ने के लिए फिर हमको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन का यूज करना होगा, फिर उसमें हमको प्लस माइनस इन सब चीजों को देखना होगा, ठीक है ना। तो स्केलर वेक्टर कुछ समझ में आया, पल्ले पड़ा कि इसमें डायरेक्शन है, बिना डायरेक्शन को बताए हुए आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। तो अब इसी तरह के साथ और देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में 2 फोर्स काम कर रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए कि उस पे 5-5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि नहीं सर, रिजल्टेंट हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हमको डायरेक्शन पता नहीं हो। तो किसी वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको उसका डायरेक्शन पता होना मस्ट है, बिना डायरेक्शन पता किए आप उसका रिजल्टेंट नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। अब उसी से आगे हम लोग करते हैं स्केलर वेक्टर। अब मोशन पे वापस आते हैं। मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, ठीक है, अगर हम मोशन में है, रोड पे हैं और यहां से 2 चीज पढ़ना रहता है, एक पढ़ना रहता है डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये आपका लेट्स घर है, घर, ये आपका घर हुआ, इसको कहेंगे आपका इनिशियल पोजीशन, I फॉर इनिशियल पोजीशन। अब यहां से आप सीधा गए मार्क के, ठीक है ना, यहां पे आपका हो गया फाइनल पोजीशन। ये आपका घर है और ये मार्केट है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज मार्केट से परचेस करना है, इनिशियली आप घर से निकले, फाइनली आप मार्केट पहुंच गए। एक स्ट्रेट लाइन में था दुकान और यहां से यहां के बीच की दूरी जो थी वो करीब करीब 1.5 किलोमीटर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 अलग चीज बात करेंगे। डिस्टेंस कहता है कि जो आपका फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है उसके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब जो आप एक्चुअली में जो कवर किए उस एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग, एक्चुअल जो लेंथ होता है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो एक्चुअल लेंथ कितना है, घर से आप सीधा गए मार्केट 1.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 1.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट करता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट,
यहां से आपको यहां पहुंचना था, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, आप सीधे ही में जाइएगा, तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी आपका 1.5। तो हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें बहुत सारा केसेस हो सकता है, जैसे अब आप मान के चलिए ए, आप फिर वही बात है कि यहां पे आपका घर है, स्कूल है, ठीक है ना, घर से निकले स्कूल गए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, 100 मीटर, ठीक है, घर से। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, पहले डिस्टेंस बताइए, 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। दूसरा कंडीशन क्या बोले कि आप यहां से निकले, स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस घर आ गए, अब आपका डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है और फाइनल पॉइंट मतलब फाइनली इनिशियल पोजीशन आपका कहां था, घर में, और फाइनली आप कहां पे है, घर में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम एकदम शॉर्टेस्ट 0। तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस कंडीशन में डिस्टेंस हुआ 100, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100। लेकिन यहां पे देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां से यहां गए तो +100, वापस भी आए तो +100, तो 100 + 100 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां से यहां गए तो प्लस, लेकिन जब वापस आए तो माइनस, इस तरफ गए देखो इधर गए तो प्लस, इधर आए तो क्या हुआ, तो 100 माइनस 100 0, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 0। समझ में आया, यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, डिस्टेंस हुआ 200। क्लियर, 200 मीटर लगा हुआ। उसी तरीके से अगर मान लिए कि हम ऐसे चले 40 मीटर और ये 30 मीटर, इनिशियली यहां थे, फाइनली यहां पे चले। रास्ता कुछ ऐसे था, पहले हम यहां से इधर आए और फिर इधर गए, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा 70, एक्चुअल लेंथ कितना होगा 40 + 30। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस तो आपका डिस्टेंस हो गया 40 + 30 70 मीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, इसके बीच आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना। तो शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा होगा, ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना। अगर आपको यहां से यहां जाना तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ यही होगा, ये आपका राइट एंगल है, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट
बराबर हो गया आपका रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 1600 900 कितना हो गया 50 मीटर। कैसे आया? तो आप जानते हैं कि ये वाला आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आई एफ। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आई एफ। इनिशियल मान लेते, ये मान लेते ए, तो आई एफ आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि आई एफ का स्क्वायर बराबर होता है आई ए का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर होता है ना। यहां से अगर हम आई एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई ए का स्क्वायर और ए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 50 मीटर चला आएगा। क्लियर? तो ये हो गया। तो यहां भी देख रहे हो कि हमको डायरेक्शन पता करना था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पाथ में मूव करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पाथ लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक। अब इस रेक्टेंगुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए मेरा 100 मीटर 80 मीटर और फिर 100 मीटर ए से बी पे गया, फ्रॉम ए टू बी। अगर ये ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? ए से बी पे गया है, मतलब ये ए से बी यहां पाया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। यहां आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। गौर से देखोगे तो अगर तुम एक स्ट्रेट पाथ को मूव करो, एकदम सीधा जाओ स्ट्रेट पाथ पे, तो एक स्ट्रेट पाथ पे तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। जब स्ट्रेट पाथ को मूव करो तब एकदम सीधा जाना है, वापस नहीं रिटर्न होना। अगर तुम एक स्ट्रेट पाथ में अगर सीधा चलते जाते हो तो वहां पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। अब हम लोग क्या किए कि अब यहां से फिर सी पर आ गए, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी के लिए डिस्टेंस कितना है? फिर यहां से निकालोगे तो डिस्टेंस आपका आएगा 100 प्लस 80। 100 पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, तो डिस्टेंस हो गया आपका 100 प्लस 80, 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला डायगोनल, क्योंकि अब आपका इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट ए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस से क्या होता है? यहां से अगर हम लोग इसको सी मानते हैं, इसको डी, तो फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट
तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका AC, और AC का मतलब हो गया रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है आपका 100 और 80 का स्क्वायर निकालना आता है, इसको निकालोगे तुम लोग। ठीक, अब अगर हम लोग मान के चले कि वो A से D चला जाए, फ्रॉम A टू D टू D भाया B एंड C। A से D आया है लेकिन B और C से होते हुए आया है, समझे? A से D गया है, तो A से D तो हो सकता है यहां से ऐसे आया होगा, लेकिन हम नहीं बोले ऐसे आया, A से B, B से C एंड C से D। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 100 प्लस 80 प्लस 100 280 मीटर। डिस्प्लेसमेंट A से D ही ना आना है, ये सीधा ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है AD। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया आपका AD। AD का मतलब हो गया 80 मीटर। और अगर वो A टू A चल जाता है, फ्रॉम A टू A, मतलब वो A से गया और वापस A आया, बाई B C एंड D, B C D से होते हुए फिर वापस A पे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया आपका 100 80 100 80 3 कितना 360 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। कहीं भी तुम देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होता है या तो उससे कम होता है। एक रेक्टेंगुलर पाथ पे, अगर एक रेक्टेंगुलर पाथ पे तुम मूव कर रहे हो तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका डायगोनल होता है, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो उसका डायगोनल होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हर कुछ हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव का एग्जांपल, नेगेटिव का एग्जांपल ये हुआ ना कि मान लीजिए ये आपका घर है, ऐसे इधर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, घर से अगर आप आगे हैं तो पॉजिटिव, अगर घर से पीछे की तरफ चले आए तो नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में होता है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर उल्टा नहीं, मतलब नेगेटिव का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सीधा, नेगेटिव मतलब उल्टा। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा AC एक रेक्टेंगल के लिए, ठीक समझ में आया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on rectangular path बराबर क्या होता है? वो होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वही उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा।
ठीक है ना। उसके बाद तुमको हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब समझ में आया कि डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम नहीं हो सकता। ठीक। अब एक लास्ट बात लेते हैं, सर्कुलर पाथ। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें सर्कुलर पाथ। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर कल बताएंगे उसके बाद। देखो, अगर आपका सर्कुलर पाथ ठीक, ए बी, बी यहां लेते हैं, सी और डी। अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से सी गया, अगर फ्रॉम ए टू सी, या पहले ए से बी लेते हैं, ए से बी, तो ए से बी गया, जिसका मतलब ये होगा आपका डिस्टेंस। ए से बी गया, बी तक गया ना, तो आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, आर्क ए बी। तो आप यहां पर लिखिएगा ऐसे, डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क ए बी। अब इसका लेंथ निकालना, देखो ये पूरा, अगर पूरा सर्कल घूमते तो पूरे को सरकमफ्रेंस कहते हैं, और उस पूरे सरकमफ्रेंस का वो 1/4 पार्ट है। ये अगर देखोगे ऐसे 1/4 1/4 1/4 चार पार्ट में बटा ना, ये सरकमफ्रेंस का 4th पार्ट है। तो यहां से अगर तुमको डिस्टेंस निकालना होगा तो सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये तुम्हारा आएगा, देखो ऐसे सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r बाय में 4 कट गया 2 से, मतलब ये आ गया 1/2 पाई r। मतलब कि डिस्टेंस अगर निकालना a से b का तो आएगा 1/2 पाई r। ठीक। और अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एक ट्रायंगल बना लेना, ऐसे कहें, ऐसे कहें, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये r, ये r, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। शॉर्टेस्ट पाथ यही ना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, ए बी, ए बी जाना हो तो हम सीधा जाएंगे ऐसे, तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर ए बी, और ए बी निकालना होगा तो इसका मतलब हुआ रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, मतलब कि r बाहर आ गया, √2, मतलब कि आप लिख सकते हैं √2r। अगर ये यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका √2r होगा। ठीक। अब आप दूसरा कंडीशन ले लीजिए कि जिसमें वो कहां से कहां तक जाएगा, ए से सी तक जाएगा, फ्रॉम ए टू सी। ठीक, ए से सी, ए से सी जाएगा तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, डिस्टेंस ए से सी जाएगा तो डिस्टेंस आपका ये वाला होगा, सरकमफ्रेंस, हाफ सरकमफ्रेंस, हाफ इनटू सरकमफ्रेंस।
मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया पाई आर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया सीधे AC, एकदम स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक AC, और AC का मतलब क्या होगा R प्लस R, मतलब हो गया आपका 2R। ठीक है, फिर लिखेंगे फ्रॉम A to D वाया B एंड C। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखा ना, ये 3 पार्ट से बना हुआ, 1 2 3। अगर हम लोग कहेंगे कि पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4 पार्ट है, अगर पूरा सरकमफ्रेंस 4 पार्ट है तो AD जो है वो कौन सा पार्ट है, 3/4 पार्ट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, मतलब ये आपका आ जाएगा 3/2 पाई आर। समझे, क्योंकि ये पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4 पार्ट है। और फिर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो यहां पर लिखेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AD। AD का मतलब ये कि फिर आप यहां से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो फिर OA का स्क्वायर OD का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो फिर यही आएगा रूट अंडर OA का स्क्वायर, फिर आएगा OD का स्क्वायर, फिर ये भी R है ये भी R है, तो फिर आपका आएगा R स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √2R। और फिर फ्रॉम A टू A, लास्ट में फ्रॉम A टू A वाया B C एंड D, B C और D से होते हुए फिर वो A पे आ गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस आपका हो गया सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस बराबर आपका हो गया सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का मतलब कितना हो गया 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो अब यहां पे देखोगे कि ऑन सर्कुलर पाथ मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो आपका यही है 2R। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ वो आपका होता है लिखिएगा आप नोट में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर path is its diameter। ठीक है ना, तो अब अगर आपका मान लीजिए रेडियस 70 मीटर दिया रहता या कुछ भी दिया रहेगा तो तुम ये निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करो। मान लो कि एक सर्कुलर फील्ड है हैविंग रेडियस r इक्वल्स टू 70 मीटर, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस 70 मीटर है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हर केस में तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तुम लोग निकाल के रखोगे। ठीक है, क्लियर, यहां समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे और फिर उसके आगे स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे कल। यहां पे तुम लोग थोड़ा सा रीड करके रखना। स्टार्ट देखो, तो यहां पे मतलब कि 3/2
पाई आर स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, इस आर स्क्वायर को हटा दोगे यहाँ पे, तो 3/2 पाई आर होगा, वो गलत था, उसको हटा करके 3/2 पाई आर कर दोगे, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस में ऐसी आर स्क्वायर नहीं होता, सर्कमफ्रेंस में हमेशा पाई आर ही होता है। अगर आर स्क्वायर कहीं गलती से लिखा भी गया हो तो उसको सही कर लोगे, ठीक।